नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। कल हमने लाइव कोस्टिंग कर लिया था, जिसमें प्रोडक्ट भी कर लिया था, प्रोजेक्ट भी कर लिया था। उसके अगला टॉपिक आपका प्रोडक्ट कोस्टिंग वाला था, जो सेम हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा। उसमें कुछ टॉपिक अलग से थे कि जब कंपनी प्रोडक्ट लाइव कोस्टिंग की बात करती है तो सबसे पहले बात कर लें प्रोडक्ट का क्या है। जब भी कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी उसकी ओवरऑल लाइफ में इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, पीक स्टेज, डेक्लाइन स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज में कंपनी को जो जो काम करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को लगातार आगे लेके जाने के लिए, या फिर कंपनी को अपने प्रोडक्ट डिस्पोज करने के लिए, बंद करने के लिए, जो भी कंपनी को कॉस्ट लगती है, टोटल कॉस्टिंग को कंपनी की प्रोडक्ट लाइफ कॉस्टिंग बोला जाएगा। जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट लाइफ कॉस्टिंग में काम करेगी तो सबसे पहले जो कंपनी की मेन एप्लीकेशन होती है 7P और 7N में कंपनी को काम करना होता है। 7P का मतलब क्या होता है, जो नाम P से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, उसके किस प्लेस पे उसको बनाया जाएगा, मीन्स किस प्लेस पे उसको बेचा जाएगा। प्लेस के बाद आएगा प्रमोशन, हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे करवाई जाएगी। प्रमोशन के बाद होगा फिजिकल इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस प्रकार का इन्वायरमेंट हमें चाहिए, फिर उसको किस तरह से हमने किस प्रोसेस में कंप्लीट करना है, वो भी पी से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट में पीपल, किन लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना है। ये 7P ऐसे हमारे पास हैं जब भी कोई कंपनी काम करती है। पेज नंबर हमारे पास 211 पे है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बाद जब भी कंपनी काम करेगी तो ये अलग था आपके टॉपिक में। इसको मैंने बता दिया कि कंपनी हमेशा 7P के ऊपर काम करती है, मीन्स P से स्टार्ट होने वाले 7 वर्ड हैं। कंपनी जब भी प्रोडक्ट की बात करेगी तो सभी 7 वर्ड के ऊपर काम करती है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, पीपल्स, प्लेसेस, प्रोसेस, ये सब किस तरह के होंगे, या फिर प्रमोशन किस हिसाब से होगा, कंपनी को इसके ऊपर काम करना होता है। इसी के साथ आते हैं 7N। बाय द वे कंपनी को लगता है कि हमारा एक प्रोडक्ट बंद होने जा रहा है तो 7N भी लेके आ जाएंगे। जितने हमने P पढ़े उन सब के आगे न्यू लग जाएगा। न्यू प्रोडक्ट, न्यू पीपल, न्यू प्रोसेस, न्यू प्रमोशंस, न्यू फिजिकल इन्वायरमेंट, उसके अलावा न्यू प्राइस। हम लोग क्या सेटअप करने जाएंगे प्रोडक्ट के लिए, कंपनी को इनके ऊपर ही काम करना होता है। जब एक प्रोडक्ट कंपनी का बंद होगा तो नए प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी को सोचना पड़ता है, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट के बहुत सारे एक्सपीरियंस कंपनी को मिले होते हैं। उन्हीं एक्सपीरियंस को साथ लेके कंपनी नए के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है। ये किसी भी कंपनी के मेन काम होते हैं, मीन हम प्राइमरी फंक्शन में ले सकते हैं कि जब भी प्रोडक्ट लाइफ कोस्टिंग के लिए कंपनी काम करेगी तो सबसे पहले इनके ऊपर ही कंपनी को काम करना पड़ता है। प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट में सबसे पहले कंपनी को हमें ये देखना होगा कौन चीज़ का मतलब कंपनी खुद पहले तो इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेगी कि किस प्रकार के प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना है, कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की सोच क्या है, किस हिसाब से कंपनी काम कर रही है। फिर उसके बाद उसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाया जाए, जिस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह का डिज़ाइन कंपनी मार्केट में उतारेगी, ताकि लोगों को लगे कि एक्चुअल में उनके फेवर के लिए कंपनी काम कर रही है। थर्ड आता है रिलाइज, लोगों को एक्चुअल में लग सके कि उनके लिए रिलायबल प्रोडक्ट जो है मार्केट में आया है। क्योंकि लोगों को लगना भी चाहिए ना, आपने जो डिज़ाइनिंग की है लोगों के फेवर में है या नहीं है। आप लोग कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आ जाओ जो लोगों को लगता है कि हमारे लिए काम वाला नहीं है, तो एक्चुअल में लोगों को दिखाया जाए भी जिस तरह से मर्जी, चाहे कोई प्रमोशन इस तरह से की जाए या कोई स्पेशली सेलिब्रिटी पर्सन को बुला के प्रमोशन करवाई जाए तो लोगों को रियलाइज़ हो कि एक्चुअल में प्रोडक्ट उनके फेवर में आया है। फिर आता है कि सर्विसेज, जब आप प्रोडक्ट बना देंगे तो सर्विस के लिए आपका काम होता है कि लोगों की डिमांड को कंप्लीट करना, उनके लिए प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में उतारना और आफ्टर प्रोडक्ट जो सर्विसेज देने की जरूरत है उनको प्रोवाइड करवाना। ये कंपनी का मेन एक प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर काम होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिलिंग के बेनिफिट क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, ये हमने कल वाले टॉपिक में ही हमने पढ़ लिया था, इसलिए हमें दोबारा इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट की स्टेज वही इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन स्टेज सारी इसी टॉपिक में सेम वैसे ही दी हुई हैं। हमेशा कंपनी इस पर काम करेगी। एक इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस कर्व दिया है। कंपनी का एक्सपीरियंस कर्व क्या होगा, कंपनी अपने प्रोडक्ट में क्या क्या किस किस लेवल पे क्या क्या सीखती चली गई, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व कंपनी का हमेशा मैटर करता है। कंपनी का जब प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में जाएगा उसी टाइम पे कंपनी को एक्सपीरियंस होता है हमने डिक्लाइन प्रोडक्ट को दोबारा से अपलिफ्ट में कैसे लेके आए। मीन्स तो होगा कि आपका कर्व जो कर्व बना है उस तरह से बनकर खत्म हो रहा है। कुछ कंपनियों का कर्व इस तरह से भी होते हैं, यहाँ डिक्लाइन हुआ फिर ऊपर ले गए। तो ये कंपनियाँ ऊपर की तरफ जब जाना स्टार्ट करती हैं तो इनके लिए डिफरेंट जो कर्व रेडी हो रहे हैं नीचे की तरफ, मोस्टली जो कर्व कंपनी का इस तरह से बन रहा है जब भी कंपनी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो जो कंपनी को एक्सपीरियंस होते हैं किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, प्राइस रिलेटेड हो सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट रिलेटेड हो सकते हैं, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, या फिर कंपनी की नई मार्केट में हो सकते हैं, नए पीपल्स के लिए हो सकते हैं। तो जो कंपनी जहाँ से भी विद IT सेक्टर, विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर जो भी सीखेगी उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस
करें। ये था आपका छोटा सा टॉपिक जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिलिंग का अगला टॉपिक था वो खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं इसी में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो मेन टॉपिक है वो बताता है आपको कि कंपनी जो है जितने भी कंपनी में काम होंगे डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए जब कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग निकालती है उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, या फिर ABC एनालिसिस भी इसको बोल सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए कंपनी ने पहले लिखा हुआ है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मीन जो पुराना कॉस्टिंग सिस्टम चल रहा था कंपनी में, क्या होता था कि भी कंपनी में कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते थे, चाहे कंपनी की मटेरियल कॉस्ट है, चाहे कंपनी की लेबर कॉस्ट है, चाहे ओवरहेड कॉस्ट है, सभी को एक हेड में डाल के कॉस्ट निकाल देते थे। कंपनी जब भी देखती थी कि हमारे पास कितने ओवरहेड है कुछ नहीं देखते थे, हम कंपनी से 3 कॉस्ट देखते थे, कॉस्ट, लेबर या फिर एक्सपेंसिव। जितने भी ओवरहेड लगते थे उनको किसी एक हेड में लेके खत्म कर देते थे, मीन्स टोटल कॉस्ट बना लेते थे। उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। सेपरेट नहीं किया जाता, डिफरेंट डिफरेंट मेथड में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट एलोकेशन कुछ नहीं करते थे। तो इस तरह की कॉस्टिंग को ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलते थे। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के कुछ लिमिटेशन थे कि हम लोगों किसी भी प्रोडक्ट की प्रॉपर प्राइस या प्रॉपर कीमत क्या बने उसको हमें पता ही नहीं लगता था। इन्फॉर्मेशन भी कितनी किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या खर्चे लग रहे हैं, किस चीज़ को कम किया जा सकता है, किस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है, वो कुछ भी क्लियर नहीं होता था ट्रेडिशनल में। मेथड ऑफ एलोकेशन इनएडिक्वेट, जो इसमें खर्चे बांटे जाते थे, ओवरहेड जो भी हैं, लेबर में बांटे हैं, मटेरियल में बांटे हैं या फिर खर्चे में बांटे हैं, वो कुछ क्लियर नहीं होता था क्योंकि इनएडिक्वेट मेथड था। टोटल फिगर में बात की जाती थी ट्रेडिशनल में। इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए कहता भी जो कॉस्ट में डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी या कॉस्ट में डिफरेंसेस आ रहे थे, भी हमारी कंपनी की कॉस्ट कम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए कंपनी एक नया मेथड लेके आए या फिर जिसको हम बोलते हैं ABC एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कंपनी में जितनी जितनी एक्टिविटी होंगी उसके बेस पे ही कॉस्टिंग सेटअप की जाएगी। एग्जाम्पल इन्होंने ली भी हुई है, कोई जॉन सोल्ड है, मतलब कोई कंपनी केस दी है, कोई जॉन कंपनी है, 100 पिज़्ज़ा और 100 बर्गर फास्ट फूड इन अक्टूबर में बनाती है। उनको ये जो पिज़्ज़ा और बर्गर जो बनाएंगे तो 20 पर यूनिट्स, और बर्न जो आपका बर्गर है वो 10 रुपये पर यूनिट्स, उसके लिए जो ब्रेड है बर्न वगैरह उसको बोलते हैं, उनको खरीदने के लिए लगा। इलेक्ट्रिसिटी जो 2000 यूनिट्स अक्टूबर में दोनों के लिए लगी। तो कहता इन दोनों की कॉस्ट कंपनी को क्या पड़ी होगी उसके ऊपर उनको डिसाइड करना है। वैसे तो सिंपल मेथड कहता, अगर हम ट्रेडिशनल में चलते तो क्या करते हैं, उन्होंने भी 200 तो जो पिज़्ज़ा बनाए हैं, 100 आपके जो बर्गर बनाए हैं, उन्होंने क्या करना, 200 मल्टीप्लाई कर देना, अभी जो इसकी कीमत जिस हिसाब से आए हैं, अभी 10 रुपये के पर इसका आया, 20 रुपये का ब्रेड जो है इसका आया, जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही थी कहता अभी उन्होंने तो इसके हिसाब से काम कर देना है, टोटल मल्टीप्लाई करके। हाँ सेम इसी तरह से मैं सॉरी 10 के हिसाब से दोनों का लिख रहा था, मैंने दोनों का अलग अलग ले लिया कॉस्ट, चलो उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। लेकिन जो कहता भी ये 2000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, अब इसको कैसे बांटे। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या करते थे, जितने प्रोडक्ट चल रहे हैं दोनों में आधा आधा बांट दोगे, ये 5 हो गया 2000। लेकिन ये कोई फेवरेबल कंडीशंस में हम बोलते हैं कि आप लोग इस तरह से बांटोगे तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होगी, भी जो खर्चा हमें पता ही नहीं है खर्चा, हम लोग अपना आधा आधा बांट देते, काम नहीं हो सकता। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं कि आपने जितने प्रोडक्ट यूज़ किए उसके हिसाब से कीमतें बनाइए, उसको डिवाइड करके, भले हमें लगता है कि इसकी 2000 कीमत है तो 220 प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे 20 से इसको डिवाइड करेंगे, जितनी यूनिट्स बनते होंगे इसमें लेके चलेंगे, इसकी जितनी यूनिट्स बनते होंगे वो इसमें यूनिट्स लेके चले जाएंगे, तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग बांटेंगे। तो कंपनी जो अपने हिसाब से नहीं बांटेंगी, एक्टिविटीज़ में होगा कि हम लोग डिसाइड करेंगे ये 2000 यूनिट्स आधे थोड़ी लगी हैं, हम डिसाइड करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी यूनिट्स लगी हैं एक्टिविटी के हिसाब से। अगर ये 200 पीस बना रहा है तो 200 पीस बनाने में 2000 में कितने उनके यूनिट्स लगते हैं वो बांट के हम इसमें लेके आए। उसकी फेवरेबल जैसे हम लोग रेशियो ले सकते हैं, 2:1 की रेशियो ले लेंगे, इसमें 200 पीस हैं इसमें 100 पीस हैं, तो हम क्या करेंगे 2000 को 2:1 की रेशियो से बांटेंगे, कितना से बांट रहे हैं, यही फॉर्मूले हम लोग बांटने के लिए यूज़ करते थे। तो जो जो जिसमें जाना होगा हम उसके साथ बांटेंगे, इसमें जितनी कीमत आ रही है हम लोग उसको कटिंग करके उसको ख़त्म करेंगे, इसमें जितनी कीमत आ रही है उसको कटिंग करके। तो हम इस तरह से नहीं बांट सकते कि आधा इसमें दे दो आधा, ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है। आप कोई भी एग्जांपल पेपर में समझाने के लिए दें तो इसमें ट्रेडिशनल कॉस्टिंग लिख के फेवरेबल में जब जाएंगे एक्टिविटीज में तो इसका आंसर अगर निकालने बैठे तो मे बी शायद देखो कितना निकलता है, 2000 को 3 से डिवाइड करो कितनी वैल्यू आती है, उनका नाम 666.666.
6 6 सम 7 बना देते हैं। तो मतलब भी दोनों डिपार्टमेंट में अगर हम एक्टिविटी बेस पे काम करें, अगर ये डिपार्टमेंट 200 पीस बना रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होना चाहिए वो 1333 का होना चाहिए। इसमें अगर ये 1000 पीस बना रहे हैं तो इसमें 267 यूनिट्स का पैसा आना चाहिए। तब हम लोग इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे। एक्चुअल में जो निकलती है 4 और 13 मतलब 5233, इसका जो बन गया 1600। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। जितने जितने हम लोग काम करेंगे उसके हिसाब से खर्चे अपोर्शनेट किए जाएंगे। ट्रेडिशनल के हिसाब से नहीं चल सकती कि हमारे पास क्लियर हो ही नहीं पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, अब ओवरहेड ही हो गया कंपनी के लिए, किस में बांटे तो आधा आधा लगा देंगे तो हम उसमें काम नहीं कर सकते। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। की टर्म्स क्या हैं जब भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काम करनी होगी? सबसे पहले टर्म्स आ रही है कि एक्टिविटी, कंपनी में जो भी एक्टिविटी होगी वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। कंपनी का काम जो है क्लियर पता होना चाहिए, कंपनी में क्या काम हो रहा है, उसी बेस पे हम लोग एक्टिविटी डिसाइड करेंगे। दूसरी बात उसमें कोस्ट ऑब्जेक्ट। कोस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब अभी कौन सी कोस्ट किस हिसाब से कंपाइल की जाए। कंपनी में जब भी कोई काम करने जा रहे हो भी क्या क्या खर्चे होने वाले हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। कोस्ट कम करनी है तो किस हिसाब से हो सकती है पता होना चाहिए। थर्ड है कोस्ट का ड्राइवर। कोस्ट का ड्राइवर मीन्स कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिससे हमारे पास कोस्ट निकल के आएगी। कोस्ट का ड्राइवर का मतलब ये होता है कि कोस्ट तो बढ़नी ही है कंपनी में, लेकिन कौन कौन सी कोस्ट किस किस तरीके से बढ़ सकती हैं उन चीज़ों को हम सेटअप करेंगे। अगर कोस्ट कम भी करनी है तो वो ड्राइवर बेस पे ही कम होगी। हमें पता है कि ये कोस्ट यहीं से निकलती हैं। लेबर में जैसे हम बोले ड्राइवर, लेबर में ड्राइवर तो लेबर फोर्स ही होगी, लेकिन उसमें अगर एफिशिएंट लेबर होगी तो कोस्ट कम हो सकती है, अगर अनटैलेंटेड लेबर होगी तो कोस्ट बढ़ भी सकती है। तो हमें कंपनी को इसके ऊपर काम करना पड़ता है। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग जो है दो तरीके से, मतलब जो भी कंपनी में काम करेंगे एक्टिविटी 2% काम करेंगे। सबसे पहले तो कहता है प्रोडक्ट रिक्वायर एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या काम करने होंगे, एक चीज़ भी देखी जाएगी। दूसरा होगा जो लोग उन एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए रखे जाएंगे, पीपल मैनेज एक्टिविटीज़। कम प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एक्टिविटीज़ कंपनी में काम करनी है उन दोनों को चीज़ों को देख के ही कंपनी एक्टिविटी डिसाइड करती है। इसी चीज़ को कंपनी में एक्टिविटी रिसोर्स भी बोला जाएगा या फिर एक्टिविटी कंट्रोल चार्ट भी बोला जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इन डिटेल। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें दोनों में, क्या डिफरेंस आपको क्वेश्चन में ये आ सकता है कि एबीसी और ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी फोकस क्या है, एबीसी कॉस्टिंग में दिखा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट ओवरहेड में बांटा जाए, लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है ओवरहेड को किसी एक सिंगल हेड में डाल के ख़त्म कर दिया जाता है। एप्लीकेशन, एबीसी कॉस्टिंग जो है कॉस्ट को कम करने के लिए अप्लाई की जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कॉस्ट को कम करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिर्फ हमारी कंपनी में टोटल कॉस्ट कितनी बनी है उसको चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का स्कोप क्या है, जो हमारी कंपनी में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हेड में हम बोल सकते हैं कम है। आज के टाइम बहुत सारी कंपनी यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का स्कोप आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स, हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम ऐसे नैरो एरिया में बोल सकते हैं, वाइड एरिया में इसमें हमारे उसका बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टोटली कंपनी में मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारे पास ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है कम ही मैनेजर इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, उसके बाद अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑपरेशन में यूज़ करोगे जो टाइमली प्रोडक्शन कंप्लीट होगा, आपकी कॉस्ट भी कम होगी और प्रोडक्शन जो है क्वालिटी बेस पे होगी। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में टोटल कॉस्टिंग होती है जिसमें वेस्टेज भी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग जो है फटाफट उस चीज़ को खत्म करते ले आते हैं। हर वर्क के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेटअप नहीं किया जाता, इसमें कंपनी की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ये थे इन दोनों में डिफरेंसेस। एक एग्जाम्पल इन्होंने करके दिखाई हुई है, जो एग्जाम्पल इस तरह से मैंने आपको पहले ही करके दिखा। एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में इसमें आ सकता है, व्हाट इज द कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल क्या होता है, जिसमें कहता है सम कॉस्ट ड्राइवर और ग्रुप ऑफ कॉस्ट या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसमें डिसाइड किए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट इकट्ठी करके दिखाई जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट पूल। उसके बाद आपके पास सारे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर आप कंपनी में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप इसमें होंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको मैन्युफैक्चर जो भी प्रोडक्ट करना है, जो भी प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। मीन्स एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या काम हमें करने पड़ेंगे वो पहले ही आपको डिसाइड करना है। मोस्टली किसी कंपनी में जब भी कोई काम स्टार्ट होता है या फिर नया कोई प्रोडक्ट बनता है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट बनता है तो उसको पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिक रिप्रेजेंट मतलब कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए और एंडिंग पॉइंट एक होना चाहिए। बीच में जो डिफरेंट नंबर ऑफ वर्क्स आपको करने हैं वो पहले ही आपको पता होना चाहिए। दूसरा, डिटरमाइन द ओवरहेड एंड द कॉस्ट ड्राइवर। जितनी भी कंपनी में एक्टिविटीज़ होंगी उनके लिए क्या क्या कॉस्ट लग सकती हैं या फिर कॉस्ट के ड्राइवर कौन कौन से पर्सन चाहिए, किस प्रकार की लेबर चाहिए, किस प्रकार का हमें मटेरियल चाहिए, वो हमें पहले से क्लियर करना होगा। फिर आते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू द कॉस्ट पूल्स। जितने भी कंपनी में हमारे पास ओवरहेड होंगे
उनको अलग अलग हेड में आपको डिवाइड भी करना आना चाहिए, कौन सा खर्चा किस किस लेवल में किस किस बेस पे हम लोग बांट सकते हैं। हमने पीछे शायद एक पोस्ट शीट बनाई थी जिसमें हमने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को बांटना है तो पर स्विच या फिर स्क्वेयर यार्ड एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग बांट सकते हैं। इसी तरह से अभी हॉस्पिटल का खर्चा देखना है तो हॉस्पिटल में पर बेड के अकॉर्डिंग बांटेंगे, तो हमें वो बेस पता होना चाहिए जिस वजह से खर्चे जो है बांटे जा सकते हैं। कैलकुलेट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट एट फॉर ईच एक्टिविटी। सभी एक्टिविटीज़ के लिए एक प्री डिटरमाइंड रेट जिसको हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस भी बोल सकते हैं, सब लोग सेटअप कर लें कंपनी में। अगर आप लोग स्टैंडर्ड सेटअप कर लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा कि आपका एक्चुअल कॉस्ट उससे कम आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लास्ट में होगा डिटरमाइन द कॉस्ट अंडर एबीसी। उसके बाद आप लोग चेक कर लीजिए भी आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनी में काम थी उनमें हमारी कितनी कितनी कॉस्ट आई है। अगर आपकी फेवरेबल कंडीशन आ रही है, स्टैंडर्ड ज़्यादा है एक्चुअल प्राइस कम है, तो हम लोग फेवरेबल में मान लीजिए। अगर ये ऑपोजिट आ रहा है तो अनफेवरेबल में, अनफेवरेबल कंडीशंस में दोबारा उसके ऊपर वर्क किया जाएगा, नई पॉलिसीज बनाई जाएंगी, दोबारा से फिर स्टैंडर्ड सेटअप करके एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर जाके हमारी कंपनी में कॉस्ट कम हो सकती है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल में चलते रहेंगे तो फिर कोई अर्निंग नहीं है, उसमें कॉस्ट कम करने के बाद चांसेस कम होते हैं क्योंकि हम लोग पूल में काम करते हैं, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंपनी में कॉस्ट कम होने के चांसेस कम, मीन्स कंपनी का लॉस ज़्यादा होगा, कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एग्जांपल्स इन्होंने कोई किसी केस स्टडी के अकॉर्डिंग ली हुई है। अगर आपको लगता है भी हाँ ये केस स्टडी आपने पढ़नी है तो 2-3 पेज की लिखी हुई तो आपको पढ़ भी सकते हैं। So what is the meaning of postful? हैं? Postful. पोस्टफुल होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल फिर पोस्ट के ड्राइवर्स बैठे होते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टफुल्स। सारे कंपनी में जितने टाइप की पोस्ट होगी उसके जो ड्राइवर एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं इंडिविजुअल पर्सन जिनसे पोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसको पोस्टफुल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में लास्ट एक टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ए कोस्ट, सॉरी एक्टिविटी बेस्ड कोस्ट। प्रोज का बेनिफिट, कॉन्स का मतलब होता है लिमिटेशन। ठीक है भाई, सबसे पहले बेनिफिट करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग की। इट इज़ द मोस्ट रियलिस्टिक प्रोडक्ट कोस्ट। इसमें क्या हमें एक प्रोडक्ट की रियल कॉस्ट पता लग जाएगी जिससे हम उसकी प्राइस प्रॉपर तरीके से सेटअप कर सकते हैं। दूसरा, हेल्प इन बेटर प्राइसिंग डिसीजन। अगर आप कंपनी में प्रॉपर प्राइसिंग डिसीजन प्रॉपर करना चाहते हो तो आपको एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग करनी चाहिए, प्रॉपर कॉस्ट आपको पता लगेगी। 237. It is the relatively more realistic approach as the overhead allocation is done in the logical basis. ये सबसे बड़ी अच्छी अप्रोच है, इसमें जो भी ओवरहेड बांटे जाएंगे एक लॉजिकल बेस पे बांटे जाएंगे। हम लोग ऐसे एग्जांपल बेस पे नहीं बांट सकते, जैसे मैंने बोला था कि आप रेशियो बना लीजिए, रेशियो के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। इस अप्रोच से हम लोग कहते हैं कंपनी में कॉस्ट के लिए बेटर कंट्रोल सर्विसेज हमारी कंपनी में लगा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन लेवल बढ़ेगा, कोऑपरेशन लेवल बढ़ेगा, हमारी कंपनी में जितनी भी इंटेंसिव या फिर ओवरहेड जो कॉस्ट निकलती हैं वो कम हो जाएंगी। उसके बाद इस अप्रोच से कहता है कंपनी में ग्रेटर कॉस्ट एफिशिएंसी भी चलेगी, सब लोगों को कॉस्ट के बारे में नॉलेज होगी और कॉस्ट को कम करने के लिए सब लोग काम करेंगे। टाइम पर कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएंगे, कंपनी में लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा, लेबर की कमिटमेंट भी कंपनी में ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी क्योंकि हर एक बंदा अपनी एक्टिविटीज़ में काम कर रहा होगा। अगर आप झुंड में काम करवाओगे तो झुंड में क्या होगा, ताबड़तोड़ में अंदर फायरिंग हो सकती है, मे बी कोई बंदा इधर उठा के फेंक सकता है, कोई बंदा उधर उठा के सामान फेंक कर, वेस्टेज ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद कंपनी में कहता है अगर आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो तो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग होना सबसे ज़्यादा बेटर हो सकता है। कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए मल्टीपल वर्कर काम कर रहे होंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम कर सकते हैं। इट हाईलाइट द प्रॉब्लम एरिया एट द रिक्वायर्ड टू अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। इससे एक ये भी बेनिफिट होगा कि मैनेजमेंट को वो भी पता लग जाएगा कि कौन से ऐसी हाईलाइटेड एरिया हैं जिसमें प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर काम करने की जरूरत होती है, सभी कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत नहीं होती। ये सिस्टम के जहाँ पे कुछ बेनिफिट हैं यहाँ पे इनके कुछ कौन से बताएं जो लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले बताया कि एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग इज ए कम्प्लेक्स सिस्टम, रिक्वायर a lot of records and tedious calculation। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग काम करने जा रहे तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत उलझा हुआ सिस्टम है, लॉट ऑफ पेपर वर्क की जरूरत होगी, लॉट ऑफ फार्मूला भी आपको लगाने पड़ेंगे। इन्होंने एक ही लाइन में 3 बताए, हम लोग इसके 3 पॉइंट बना सकते हैं। दूसरा उसके बाद लिखा कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्ग टाइम के लिए काम करनी है जो बड़ी हैं तो वही इसको यूज़ कर सकते हैं, उनके पास पैसा जो है अच्छा होता है तो उनके ऊपर काम कर भी सकते हैं। और हम लोग आज की कंपनी टाइम देखते हैं कंपनियों में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को लिए हायर किया जाता है, आपको कौन सा काम करवाना है उसके लिए हायर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आ जाओ भाई कंपनी में काम चल रहा है बस लोहा उठाना है और बस उठा के इधर उधर फेंकना है, वो काम नहीं है। सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में काम ही करते हैं। देयर इज़ नीड टू नीड ट्रेन प्रोफेशनल। जब भी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग काम करनी है तो ट्रेन प्रोफेशनल पर्सन की जरूरत है। हम लोग विदाउट ट्रेंड या एक्सपीरियंस पर्सन या फिर अनएजुकेटेड पर्सन को नहीं रख सकते, ये भी कंपनी में प्रॉब्लम्स आती हैं।
लेकिन आज के टाइम में कंपनी खुद कहती हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन आना चाहिए, या फिर जो स्टडी करके बैठे हुए हैं वही पर्सन आना चाहिए। जिनके पास नॉलेज नहीं है वो पर्सन ना आए तो अपने घर में ही बढ़िया लगते हैं। रिलेटिव एक्सपेंसिव टू यूज़, इसमें हमारे कंपनी के खर्चे जो है बढ़ सकते हैं। कंपनी के खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन जब कंपनी के खर्चे बढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके बेनिफिट ही होंगे, प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे। अगर आपको सिर्फ गेम ही खेलना आता है तो कंपनी में आप पबजी थोड़ी चलाएंगे, कंपनी में तो मशीनें चलानी पड़ेंगी। तो बोल रहे हैं पबजी घर पे खेलो, शाम को बुलाएंगे आपको पबजी खेलने के लिए ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कंपनी खर्चे तब बढ़ाएगी जब उनको लगता है कि आप उनके बेनिफिट के लिए काम कर सकती हैं। टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम, टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम भी हो सकता है। जब आप एक्टिविटी बेस्ड पर्सन को फाइंड करोगे, कंपनी का टाइम कई बार ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन उसके बेनिफिट कंपनी को फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ये थे कंपनी में प्रोज एंड कॉन्स एक्टिविटी बेस्ड कोचिंग सिस्टम। ये टॉपिक हुआ आपका खत्म। अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि आपको पूछना तो पूछ